नमस्कार, दमदार 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां रंजिश में खूनी खेल खेला गया। और यह कहां हुआ बताते हैं आपको। शिवपुरी के कांकर गांव में 18 लोगों ने एक बहुत पुराने विवाद के चलते सरपंच के परिवार पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान एक शख्स की घायल हालत में अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई। 3 अन्य लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि पीड़ित परिजनों ने सड़क पर जमकर हल्ला बोला, तो वहीं पुलिस ने आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी रखा है। इस मामले की गंभीरता को अगर आप समझें तो 10-10 हजार रुपए का इनाम रखा गया है आरोपियों पर। और यह पूरा घटनाक्रम शिवपुरी से सामने आया, जहां पर गांव के सरपंच के परिवार से मारपीट की गई है। लाठी और डंडों से मारपीट किया गया और उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का इनाम भी रखा है। आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भी दावा किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। सरपंच के परिवार पर लाठी और डंडों से हमले का तात्कालिक कारण क्या बना, यह भी आपको बताएंगे। फिलहाल शिवपुरी से पूरा मामला सामने आया, जहां पर यह रक्त रंजित हो उठा गांव, जहां पर 2 लोगों के बीच, 2 परिवारों के बीच, या यूं कहें कि 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। और विवाद कोई पुराना था और अचानक ऐसी क्या घटना घटी कि ये पूरा मामला ट्रिगर हुआ और साथ में एक शख्स की जान पर भी बनाई, उसकी मौत हो गई। तो 3 लोग इसमें घायल हालत में अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां आप देखें तो एक दूसरे से गुथते हुए नजर आए हैं लोग और लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया एक दूसरे पर। तो वहीं सरपंच के परिवार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से मारपीट की गई। हमारे सहयोगी अशोक अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, जो तस्वीरें सामने आई हैं मारपीट की, दिखने में तो बहुत सामान्य सा झगड़ा गली मोहल्लों में इस तरह का हुआ ही करता है, लेकिन यहां पर एक शख्स की मौत भी हुई है और 3 लोग अभी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। ये कब का पुराना मामला है जो अब ट्रिगर हुआ? उस ट्रिगर होने की भी घटना, क्या वजह पता चल पाई कुछ? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सीहोर थाना क्षेत्र के कांकर गांव की घटना है। इन दोनों परिवारों के बीच पिछले 14 वर्ष से रंजिश चली आ रही है। वर्तमान सरपंच का परिवार है गुर्जर परिवार, यानी कि राजपूत परिवार के खेत की मेड़ पर से ट्रैक्टर निकालने को लेकर के विवाद हुआ, जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। राजपूत परिवार के लोगों ने गुर्जर परिवार पर हमला किया और इस हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जिला चिकित्सालय ले जाते समय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को ग्वालियर के जिला चिकित्सालय में, ग्वालियर के जे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जो आरोपी हैं, 18 नामजद आरोपियों के खिलाफ 10-10 हजार रुपए का इनाम पुलिस द्वारा घोषित किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें। इंदौर में गोपाल मंदिर में नियमों की अनदेखी की गई और शादी में नियमों का पालन नहीं किया गया। दरअसल राधा कृष्ण की प्रतिमा के सामने मंडप बना दिया और मंदिर के अंदर भोज कर दिया गया। और मंदिर समिति ने शादी की अनुमति दी थी। पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है ये गोपाल मंदिर। तो कहाँ है पुरातत्व विभाग? इस कड़ाके की ठंड में क्या कंबल ओढ़कर सो रहा है? इस खुलासे के बाद संभागायुक्त ने जांच के आदेश दे दिए। यहां पर कलेक्टर मामले की जांच करेंगे। पुरातत्व विभाग इसके लिए जिम्मेदार है। और राधा कृष्ण की प्रतिमा के सामने ही मंडप बना दिया गया और इस मंदिर के अंदर, जो कि पुरातत्व विभाग के संरक्षण में मंदिर है, इसी मंदिर में इसे बैंक्वेट हॉल बना दिया गया। यहाँ शादी समारोह हुआ और इस शादी समारोह में काफ़ी लोग पहुँचे हुए थे। और मिथिलेश के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश, ठीक है, ठंड बहुत है, पुरातत्व विभाग के लोगों को भी सोने का हक है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कि जो मंदिर संरक्षित है उस मंदिर के अंदर शादी समारोह चल रहा है, राधा कृष्ण की मूर्ति के आगे ही मंडप लगाकर फेरे ले लिए।
लेकिन देखिए सबसे बड़ी हैरानी की बात भी है, मैं सबसे बड़ा आपको एक अपडेट भी देता हूं कि अब नियमों को खंगाला जा रहा है। पुरातत्व विभाग के अधिकारी जो है अब वो नियम देख रहे हैं कि किस नियम के का उल्लंघन हुआ है, किस नियम का उल्लंघन किया गया और कैसे इस पर कार्रवाई करे, कौन सी कार्रवाई बनती है, नियमावली पढ़ी जा रही है। अब जाकर जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो चुका है, कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए, लेकिन पुरातत्व विभाग का कहना है कि इसके लिए नियम पढ़े जा रहे हैं। बोले इसकी जो कुछ पॉलिसी है वो राजस्थान में तय, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी क्या पॉलिसी है उस चीज को देखा जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि शायद इसके लिए कोई पॉलिसी ही निर्धारित नहीं है। सबसे बड़ी हैरानी की बात है, अब देखिए गोपाल मंदिर जो है यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर में से एक है, आस्था का बड़ा केंद्र है, लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, दिन रात वहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। कल जब शादी का आयोजन होना था तो प्राइवेट बाउंसर लगा दिए गए, सिक्योरिटी गार्ड जो है दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु आ रहे थे उन्हें रोकते हैं कि आज आप अंदर जाके दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आज अंदर शादी समारोह चल रहा है। रसीद कितने की कटी? 25,000 रुपए की। 25,000 रुपए की रसीद काट के दे दी गई कि आप यहां पर धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। जब विवाद बढ़ा, जब मामला कमिश्नर तक पहुंचा, तो जो माफी अधिकारी हैं, जो एसडीएम अधिकारी हैं, उनका कहना है कि हमने सिर्फ 25,000 रुपए में धार्मिक आयोजन की हमने अनुमति दी थी, शादी समारोह के लिए हमने अनुमति नहीं दी थी। तो हैरानी की बात यह है कि जब यह कहा जा रहा है कि शादी की अनुमति नहीं थी, 3 दिन से तैयारियां चल रही थी 3 दिन से तैयारियां चल रही थी, फूल माला से सजाया जा रहा था और राजशाही भोजन के लिए सिंहासन लगाए जा रहे थे। तब इन लोगों ने आंखें क्यों बंद कर ली थी? क्या आंखें मूंद रखी थी? जब 3 दिनों से वहां पे बड़ी साज सज्जा चल रही, सजावट चल रही है, और जब लोग वहां पे पहुंचते हैं उन्हें शाही भोजन कराया जाता है, अंदर शादी होती, तमाम धार्मिक बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, वो भी ऐतिहासिक मंदिर के अंदर में ही। अब कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए गए। एडीएम अधिकारी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पुरातत्व विभाग नियम खंगाल रहा है। वो नियम पढ़ रहे हैं कि कौन सा नियम का उल्लंघन हुआ है और इस पर क्या कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन इन सब चीज को लेकर कमिश्नर सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा जो भी दोषी होंगे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ अग्रवाल परिवार जिनके यहाँ शादी थी, उनका कहना है कि उन्होंने बाकायदा 25,000 रुपए की रसीद देकर यह आयोजन किया है। तो इंदौर में अब एक शादी समारोह को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और मामला है गोपाल मंदिर जो हेरिटेज है, उस मंदिर के अंदर में शादी समारोह को लेकर मामला जुड़ा हुआ है। और कल दिन भर लोग दर्शन करने के लिए परेशान होते रहे, क्योंकि अंदर एक शाही शादी चल रही थी और शाही भोज भी चल रहा था। मिथिलेश, देखिए अभी तक तो ये लग रहा था कि इस ठंड की वजह से पुरातत्व विभाग सोया हुआ है, पर जो आपने बात बताई कि अभी नियमावली वो खंगाल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है वो तो सदियों से सोए पड़े हैं। उन्हें इस मंदिर की कोई खोज खबर नहीं है। इस मंदिर की महिमा को, इसकी गरिमा को खंडित किया गया है। इस महिमा को नीचा दिखाने की कोशिश एक तरह से ये है, क्योंकि जो बैंक्वेट हॉल में होता है वो मंदिर में हो रहा है, और बैंक्वेट हॉल में क्या क्या होता है आप और हम ये बहुत भली भांति जानते हैं। मिथिलेश, ये विषय बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो इंदौर से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पार्षद जीतू यादव का गैंगस्टर कनेक्शन सामने आया। गैंगस्टर सतीश भाऊ के साथ वीडियो वायरल हुआ है और जीतू यादव का जन्मदिन कार्यक्रम बताया जा रहा है। इस वीडियो में जब सतीश भाऊ नजर आया तो पार्टी से निष्कासित होने के बाद फरार चल रहा है जीतू यादव, और पार्षद के बेटे को, नाबालिग को नग्न करने का यह विषय था, जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। और एसआईटी की टीम गठित करने के बाद लगातार छानबीन की जा रही थी और गैंगस्टर सतीश भाऊ के साथ तस्वीरें सामने आना, ये जो पूरा विषय एक गंभीर और जांच का विषय। बहरहाल गैंगस्टर सतीश भाऊ के साथ वीडियो सामने आने के बाद अब तलाश की जा रही है। 2 पार्षदों के बीच ये विवाद हुआ था और जीतू यादव और कमलेश कालरा के बीच बहस हुई थी, और जीतू यादव की अब तलाश हो रही है। मिथिलेश हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। मिथिलेश, कहां हैं जीतू यादव? अभी पुलिस तलाश रही है उन्हें। वीडियो में तो नजर आ रहे हैं वो भाऊ के साथ, लेकिन अभी कहां हैं फिलहाल? जीतू यादव फरार हैं और इस वक्त उनकी तलाश भी की जा रही है, लोकेशन ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं जीतू यादव पर एफआईआर दर्ज करने के लिए। डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पहला अभी एक बड़ा कनेक्शन भी सामने आ गया है, जिसमें वो गैंगस्टर सतीश भाऊ के साथ में जन्मदिन के दिन में बैठकर बातचीत करते हैं, बाकायदा फूल माला हार पहनते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो गैंगस्टर से दोस्ती है जीतू यादव की, तस्वीर सामने आ चुकी है। जीतू यादव पे 11 अपराध के मामले दर्ज हैं
और जीतू यादव के जो भाई है, जिस दिन हमला हुआ था पार्षद कमलेश कालरा घर पे, तो उनका भाई भी उस दिन घटनास्थल पे मौजूद था। तो भाई की तलाश के लिए अलग अलग जगह पर इस वक्त एसआईटी की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। जितने भी गुर्गे हैं उनकी पहचान कर ली गई है। लगभग 29 गुर्गों की पहचान हो चुकी है। 8 पहले गिरफ्तार हो चुके थे। कल देर रात एक आरोपी को और गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ये गुर्गे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, इन सब पर किसी पे 6, किसी पे 8, किसी पे 10 इस तरीके से अपराध के मामले दर्ज है। तो इस बात से समझा जा सकता है कि जब ये बदमाश किसी के घर पे पहुंचेंगे तो उन्होंने कितना उत्पाद मचाया होगा। तस्वीर में सामने आई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूरी रिपोर्ट तलब की थी, क्योंकि कमलेश कालरा के बेटे को के साथ में मारपीट की गई और उसे नग्न कर दिया गया, निर्वस्त्र करके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। मां हाथ जोड़ती रही, दादी हाथ जोड़ती रही कि मेरे पोते के साथ ऐसा मत करो, मेरे पोते के साथ इस तरीके से कृत्य मत करो, मेरा जो बेटा है, जो पोता है बहुत छोटा है और अब उसके साथ जिस तरीके से घटना हो रही है शायद इसे बंद करो। और उनके जो पिता है पार्षद कमलेश कालरा, जीतू यादव के साथ फोन पर बातचीत करते हैं, कहते हैं कि मेरे घर से इन गुंडों को बुला लो क्योंकि मेरी मां की उम्र बहुत ज्यादा, मेरे घर के लोग डरे हुए हैं, खौफ में। लेकिन जीतू यादव निश्चित रूप से, और ये पूरा विवाद अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा मिथिलेश, आगे क्या स्थिति रहती है और जीतू के तलाश के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं, इस पर भी डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे अगली खबर ओरछा से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्म आस्था का विषय है, ठेके वेके का नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी की बराबरी कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। कांग्रेस के लिए आस्था सिर्फ चुनावी मुद्दा है, हमारे लिए आस्था मतलब सनातन से है। धर्म कर्म ये ठेके के काम नहीं होते, आस्था के काम होते हैं। और ये आस्था जो हमारी है वो कांग्रेस उसका वो नहीं कर पाएगी हमसे, क्योंकि कांग्रेस के लिए आस्था एक चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर हो, चाहे गंगा जी हो, चाहे कुंभ हो, हमारे लिए तो आस्था सनातन से है। चाहे हम चुनाव हारे, चाहे हम चुनाव जीते, लेकिन हमने राम का नाम लेना नहीं छोड़ा और राम का नाम हमारे मैनिफेस्टो में हमेशा रहा। मैं उसी के लिए तो जा रही हूँ और वहाँ सारे प्रोटोकॉल सस्पेंडेड है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो सामान्य श्रद्धालु की तरह आऊंगी और निकल आ जाऊँ। और भोपाल में उमा भारती के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। महाकुंभ के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस का यह कहना है। कुंभ में हर कांग्रेसी जाएगा, हर सनातनी जाएगा, लेकिन हम इस बात का बखान नहीं करेंगे और न करते हैं। बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, कांग्रेस का यह कहना है। मुझे लगता है कि महाकुंभ जो हो रहा है वो राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से पूजा पाठ का राजनीति में उपयोग करते हैं फिर वही कर रहे हैं। मंच से खड़े होकर उमा भारती जी बोल रही हैं कि वो स्नान करने जाएंगी, हर सनातनी वहां जाएगा, मैं भी जाऊंगा और जो वहां जा सकता है वो जाएगा। हर कांग्रेसी कोशिश करता है वहां जाने की कि हम जाएं और वहां डुबकी लगाएं, लेकिन उसका बखान नहीं करता है। राजनीति के बारे में जो बातें होनी चाहिए वो जनता की समस्याओं को लेकर होनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, इस पर ना उमा भारती जी कुछ कहती हैं ना कोई कुछ कहता है। देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत है उस पर उमा भारती जी और भाजपा का कोई नेता कुछ नहीं कहता है। तो उमा भारती के बयान पर कांग्रेस के भी तरफ से पलटवार आया। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश पर पंकज जी। उमा भारती जी का एक बयान आया था जिसमें उनका यह कहना था कि कांग्रेसी धर्म के नाम पर या सनातन की जब कहीं बात आती है तो वो बीजेपी की बराबरी नहीं कर सकती। कांग्रेस की तरफ से जवाब यह आया कि धर्म के विषय पर, कुंभ के विषय पर राजनीतिक बयानबाजी उचित नहीं है। देखिए आशीष जी, कांग्रेस के लिए जो उमा दीदी ने कहा वो शब्दशः सत्य है, इसमें कोई संदेह है क्या? वो पार्टी जो सनातन का विरोध करती हो, जिसके नेता दिग्विजय सिंह हिंदू धर्म को आतंकवाद के समान तुलना करने वाले सलमान खुर्शीद के साथ खड़े होते हो, वो कांग्रेस पार्टी जो राम सेतु को भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती हो, वो पार्टी जो विभाजित ढांचे के पक्ष में खड़े होकर राम मंदिर का निर्माण का विरोध करती हो, वो राहुल गांधी जी जिनके लिए राम मंदिर का जो स्थापना दोबारा हुई है वो नाच गाना और तमाशा हो, तो उस पार्टी के लिए सनातन आस्था ही है ना। और ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, प्रमाणित है ये, ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर है, पहले भी था, आज भी दम के साथ चुनौती देता हूँ कांग्रेस को कि जिन राहुल गांधी को प्रभु श्री राम मंदिर की पुनर्स्थापना नाच गाना और तमाशा लगता हो, उस पार्टी के लिए क्या आस्था और क्या सनातन।
गलत क्या कहा उमा दीदी ने, शब्दशः सत्य बोला। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात से सहमत है कि जो दीदी ने, उमा दीदी ने कहा वो सत्य कहा कि ये सब पाखंडी ढोंगी तुष्टिकरण करने वाले कांग्रेसी हैं आशीष जी। इनका एक ही लक्ष्य है, सत्ता प्राप्ति के लिए जो चाहे सो करना पड़े वो करें, जो अब तक किया इन्होंने। भले सनातन की हानि हो, समाज की हानि हो, भारत की हानि हो, उसकी चिंता इनको है ही नहीं। इनको चिंता कुर्सी की, सत्ता लोलुप लोग हैं जिनको जनता ने इनके सनातन के प्रति किए गए। नीलाभ जी भी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। नीलाभ जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अभी उमा भारती ने एक बयान दिया, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जो रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि जब सनातन धर्म की बात आती है या हिंदू संस्कृति के संरक्षण की बात आती है तो बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस नहीं कर सकती। भोपाल से कांग्रेस के प्रवक्ता का यह कहना है कि राजनीतिक इसे विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, चाहे महाकुंभ का विषय हो या सनातन का विषय हो। कुंभ में कांग्रेस का हर नेता जाएगा, लेकिन हम इसका बखान नहीं करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस कर ही नहीं सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह धर्म का मखौल बना रखा है वो मुकाबला कांग्रेस करना भी नहीं चाहती। ये इन्होंने राजनीति को वोट कमाने का साधन मात्र बना लिया है। जो मोक्ष प्राप्ति का साधन सनातन धर्म, उसको इन्होंने सत्ता प्राप्ति का साधन बना लिया है। उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं और प्रदेश का उद्देश्य, प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं और वोट कमाते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बराबरी से कांग्रेस कर ही नहीं सकती कि कांग्रेस सनातन धर्म का सम्मान करती है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र है। कांग्रेस इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ती है। कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती धर्म के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकती है, भाई को भाई तलवार का प्रयास करती है। इसलिए धर्म महज सत्ता प्राप्ति का साधन है, जो कि मोक्ष प्राप्ति का साधन होना चाहिए। बिल्कुल नीलाभ जी, आपने भी प्रतिक्रिया दी और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर बीजापुर से, जहां पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की अस्थियों के साथ छेड़छाड़ की शिकायत मिली है। दरअसल मुकेश की अस्थियों से भरे कलश को तोड़कर अस्थियों को मैदान में बिखेर दिया गया। दरअसल कलेश्वरम में मुकेश चंद्राकर के अस्थियों का विसर्जन किया जाना है। मुक्तिधाम के पास जब परिजन अस्थि कलश लेने पहुंचे तो वहां से अस्थि कलश गायब था। कुछ ही दूरी पर कलश टूटा हुआ मिला और अस्थियां सड़क पर बिखरी हुई मिली। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की 1 जनवरी को हत्या कर दी गई थी। रंजन दास, ये जीते जी तो उसके साथ जो प्रताड़ना की गई, मरने के बाद भी इस तरह की प्रताड़ना? जी बिल्कुल, देखिए ये जो कृत्य सामने आया है वाकई में इसकी तीव्र निंदा कर रही है। आज सुबह से जब ये मामला सामने आया है, न सिर्फ लोगों की चर्चा का विषय बना है बल्कि तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी घोर निंदा की जा रही है। मुकेश के भाई युकेश से कुछ देर पहले ही हमारी बात हुई है, या यूं कहे कि युकेश ने मुझे खुद फोन किया था। उसका ये कहना था कि दादा कलश विसर्जन के लिए हमें जाना है, लेकिन मैंने जब इस घटना के विषय पूछा तो काफी वो रो रहे थे, बोल रहे थे उनका कहना था कि जब उन्हें जिस तरह से प्रताड़ित करके मारा गया और अब उसकी कलश के साथ छेड़छाड़ हुई। युकेश का ये कहना था कि उसके नियम अनुसार जिस दिन उसकी दाह संस्कार किया जाता है उसके अस्थियों को कलेक्ट करके एक ही शमशान घाट में एक निश्चित स्थान पर रखा जाता है। जब अस्थि विसर्जन करनी होती है तब निकाला जाता है। आज परिजन पहुंचे थे अस्थियों के विसर्जन के लिए, तो उन्होंने ये कृत्य पाया और इससे परिवार काफी रंजन दास, ये कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर ही कोई है जो उनकी मदद कर रहा है आरोपियों की, और अब देखना होगा कि इस विषय में, इस पर्टिकुलर मामले में क्या आगे स्थिति होती है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और आज महाकुंभ के महापर्व के शुभारंभ का दिन है। आज आस्था के सबसे बड़े उत्सव का दिन है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन का आज शुभारंभ हुआ और 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक त्रिवेणी में स्नान किया, संगम पर स्नान ध्यान किया और अभी भी लोगों का जो हुजूम है वो कम नहीं हो रहा है। ये सूर्य की किरणें तेज होने के साथ साथ लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और यहां का विहंगम अद्भुत अलौकिक दृश्य आपको दिखा रहे हैं 10 तस्वीरों के माध्यम से। और ये 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। और तीर्थराज प्रयागराज में आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का महापर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में यहां पर वर्तमान स्थिति के बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। महाकुंभ में जहां इस वक्त गुरु का, पृथ्वी का, सूर्य का और उस अमृत का जो समुद्र मंथन में निकला था, एक संयोग यहां पर बनता है। एक ऐसा समय, एक ऐसी जगह जो तीर्थराज कही जाती है, तीर्थराज प्रयागराज।
और ये प्रयागराज जो सभी तीर्थों में राजा कहा जाता है, और इस तीर्थराज प्रयागराज में इस वक्त वो 12 वर्ष की जो एक लंबी अवधि को गुरु बृहस्पति सूर्य के चक्कर लगाने में जो समय लेते हैं, उनका एक चक्कर पूरा होने में, उनकी एक इस अवधि को पूरा होने में जो 12 वर्ष का समय है वो लौट कर आया। और एक ऐसा संयोग यहाँ पर बन रहा है जहाँ 144 साल बाद इसके दोबारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने की बात कही जा रही है। सर्वेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। सर्वेश, अभी ये महाकुंभ जो आज से शुरू हुआ है, किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, कैसा उत्साह है और क्या कुछ है जानकारी अपने पास? देखिए, मैं इस वक्त हनुमान मंदिर के पास हूँ। आप देख सकते हैं संगम से लोग जो लौट रहे हैं स्नान करने के बाद, वो लोग हनुमान मंदिर में भी दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहाँ पर भव्य कॉरिडोर बना है और जो 10 बजे तक के आंकड़े हैं वो करीब 60 लाख लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पौष पूर्णिमा से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और कल मकर संक्रांति का जो है वो पर्व होगा। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं जो स्नान करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद इस तरह से अब नाश्ता कर रहे हैं। माता जी देखिए नाश्ता कर रही हैं, मटर खा रही हैं। माता जी से बात कर लेते हैं। माता जी, कहाँ से आई हैं आप? हम फतेहपुर जिला से आए हैं। फतेहपुर जिला से आई हैं। तो ये नहा लिया आपने, स्नान कर लिया? जी सर। उसके बाद नाश्ता कर रही हैं? नाश्ता कर रहे हैं, भूख लगी है बड़ी जोर तोड़ से। भूख लगी है? तो क्या कामना की माता जी से? माता जी से कामना की कि सब हमारे बच्चे सुखी रहे। सुखी रहे। कहाँ से आए आप? फतेहपुर से। अच्छा, स्नान हो गया? कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? बहुत अच्छी है, प्रशासन ठीक ठाक है, अच्छी व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत कैसे नहीं। इंतजाम है सुरक्षा के? ठीक ही ठाक है, मतलब हर जगह प्रशासन। हनुमान मंदिर भी दर्शन कर लिया, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा है, तो भीड़ ज्यादा है। भीड़ ज्यादा है तो भाई भीड़ तो रहेगी। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार बिल्कुल। आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? फतेहपुर से आए। तो इस तरह बिल्कुल से तमाम सर्वेश, लोग आए हल्की हैं। धुंध भी वहां पर दिखाई दे रही है, ठंड भी काफी है, लेकिन इस ठंड का असर यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं पर नहीं दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स लेने के लिए लौटेंगे आपके पास। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ।